Everyone, welcome to my channel Study J classes. Today I teach and I discuss to you unit 2 analog and digital signals. ठीक है, इट मीन्स यानी पिछला लेक्चर जो था वह यूनिट 2 चल रहा था और यूनिट 2 में मैंने लगभग कितने क्लासेस ख़त्म कर दिए थे? लेक्चर 3 ख़त्म कर दिए थे, है ना। लेक्चर 3 ख़त्म कर दिए थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह कुछ उसमें पढ़ेंगे कि ऑप एम्प एज एडर क्या होता है। ठीक है, यानी ऑप एम्प एज एडर, इसकी ऑप एम्प के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ऑप एम्प एज एडर। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को इस पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अभी तक जो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वह पिछला वीडियो जाकर देखें। ठीक है, मैं शुरू से यानी स्टार्टिंग से ही फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 2 जो है। ठीक है, इसमें मुझे क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि ओपेम के कितने प्रकार होते हैं ना। ओपेम को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओपेम को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो ओपेम्प एज एडर, ओपेम्प एज एडर, ठीक है, ओपेम्प एज सब्सट्रैक्टर, ओपेम्प एज इंटीग्रेटर और ओपेम्प एज ये डिफ्रेंशिएटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले ओपेम्प एज एडर के बारे में। तो ओपेम्प एज एडर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए, ओपेम्प एज एडर जो होता है वो एडर का मतलब ही हुआ है कि एडिंग। एडिंग यानी जोड़ना, कोई भी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, एड मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आता हुआ आता है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर क्या होता है? यह ऐसा एम्पलीफायर है, यह देखिए, यह ऐसा एम्पलीफायर है, क्या करता है? यह ऐसा एम्पलीफायर है जो इनपुट पर आने वाले वोल्टेज सिग्नल को जो इनपुट पर आने वाले वोल्टेज सिग्नल को समीशन देता है। क्या देता है? सबमिशन देता है, समेशन देता है, और वह एम्पलीफाई करता है ना। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ऐसा समिंग एम्पलीफायर किसे कहते हैं? यह ऐसा एम्पलीफायर है जो इनपुट पर आने वाले वोल्टेज सिग्नल को समेशन देता है और उनका एम्पलीफाई करता है। यानी देखिए, अगर हम इस पर कुछ इनपुट दिए, ठीक है, तो यह क्या करेगा? ये देखिए, ओपेम्प एज एडर का ये फिगर है, ओपेम्प एज एडर का फिगर है ना। किसका है? ओपेम्प एज एडर का। तो यह क्या करता है समिंग एम्पलीफायर कि अगर हम कोई इनपुट दिए, ठीक है, तो इनपुट पर जो वोल्टेज जो आता है वोल्टेज सिग्नल, वह क्या करता है? इससे समेशन प्राप्त करता है। समेशन यानी सलाह देना या एडवाइस देना, या तो और भी कुछ कह सकते हैं सिंपली भाषा में, है ना। तो इसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, यानी बढ़ा देता है। यह क्या करता है? यहाँ पे दिए गए इनपुट्स को क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? तो ये बढ़ा देता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है समिंग इन्वर्टर। समिंग इन्वर्टर क्या होता है? समिंग इन्वर्टर देखिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया कि समिंग एम्पलीफायर क्या करता है। तो ये एम्पलीफाई करता है दिए गए वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ है समिंग इन्वर्टर। समिंग इन्वर्टर क्या है? यह क्या करता है? इनपुट वोल्टेज अगर कोई है तो उसके आउटपुट सम होगी। सम तो होगी ही होगी, बल्कि आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वह इनपुट वोल्टेज का इन्वर्जन होगा। यानी क्या बोले हम? बोले कि इनपुट वोल्टेज जो होता है, इनपुट वोल्टेज होगी, इसका जो समिंग इन्वर्टर जो होगा वह इनपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या होगी? आउटपुट सम होगी। आउटपुट सम होगी। सम होने के बाद भी, है ना, यह आउटपुट वोल्टेज जो होगा वह इनपुट का क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज जो होगा इनपुट का इन्वर्जन होगा। क्या होगा? इन्वर्जन होगा। यानी समझ में आ रहा है कि समिंग इन्वर्टर क्या करता है? देखिए, समिंग इन्वर्टर क्या करता है कि यह इनपुट वोल्टेज होता है। समिंग इन्वर्टर जो होता है वो इनपुट, यानी हम यहाँ से कोई भी वोल्टेज को दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये दोनों क्या है? इनपुट है। ठीक है, यानी हम क्या बोलते हैं कि अगर हम वोल्टेज इनपुट होगी तो आउटपुट की सम होगी। आउटपुट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा। ठीक है, अगर हम इनपुट कुछ दिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये एडर में सम मिलेगा। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज इनपुट का, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट देखिए,
आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट का क्या होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट का था वोल्टेज एडर, वोल्टेज एडर क्या है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर वोल्टेज एडर को समझाऊंगा कि वोल्टेज एडर यानी, ये तो समझ में आ गया होगा मोस्टली, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है, ऑप एम्पेज एडर, ऑप एम्पेज, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, वोल्टेज एडर। वोल्टेज एडर क्या होता है, वोल्टेज एडर क्या होता है, देखिए वोल्टेज एडर को जानेंगे। वोल्टेज एडर क्या करता है, यह इनपुट पर दी जाने वाली जो डिफरेंट वोल्टेज है उसको क्या करता है, ऐड कर देता है। यहाँ देखिए इनपुट पर डिफरेंट है ना, इनपुट पर डिफरेंट है, तो यह क्या करता है कि आउटपुट जो मिलता है डिफरेंट वोल्टेज उसे ऐड कर देता है ना। इनपुट वोल्टेज पर दी जाने वाली जो भी डिफरेंट वोल्टेज है उसको क्या करता है, ऐड कर देता है, ऐड करने का कार्य करता है कौन, तो ये करता है वोल्टेज एडर, जिसे वोल्टेज एडर कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज एडर क्या करता है, इनपुट पर दिए गए दी जाने वाली डिफरेंट वोल्टेज को, यानी डिफरेंट वोल्टेज यहाँ पे दी जा रही, यहाँ पे देखिए डिफरेंट वोल्टेज दी जा रही है, तो इसे क्या करेगा, इसे ऐड कर देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखिए, ये तो हो गया कि क्या होता है ओप एम्प एडर क्या होता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम इसका यूज़ जो करते हैं वो गिटार में करते हैं। क्या कर किस में करते हैं, गिटार। गिटार तो आपने सुना ही होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत एक्ट्रेस को देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का गिटार होता है, तो इसे ही कहते हैं गिटार। इसका यूज किया जाता है ओप एम्प एडर में। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए ओप एम्प एडर के तरीके से इसे ऐड कर किया जाता है, ताकि आवाज़ जो निकले वो बहुत ही बेहतरीन निकले। पियानो में भी इसी का यूज़ किया जाता है, किसका, पियानो का यूज़ किया जाता है इसी में। ठीक है, तो ओप एम्प एडर आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है, वो है ओप एम्प एज, देखिए ओप एम्प एज इंटीग्रेटर क्या है, ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर के पहले बारे में बता दूँ कि ये जो फिगर हुआ है ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर, सब्सट्रैक्टर। ठीक है, ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर क्या है, तो इसमें देखिए होता कुछ नहीं है, बस ये देखिए इसमें जो उसमें क्या था, उसमें दो इनपुट्स यहाँ पे लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट यहाँ से है ना, एक इनपुट यहाँ से गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक इनपुट यहाँ से गया और यहाँ से हो गया, और जो एक और इनपुट था वो क्या किए, ये नॉन इन्वर्टिंग में कन्वर्ट कर दिए। और नॉन इन्वर्टिंग में क्या हुआ कि हम यहाँ से एक यहाँ भू से धरती से कनेक्ट कर दिया। ये जो आउटपुट मिला था हमें, जो इनपुट है, इस इनपुट को हम क्या किए, बस भूतल में सम्मिलित कर दिए, है ना। तो बस सब्सट्रैक्टर का मतलब ये होता है, सब्सट्रैक्टर यानी ज़मीन से कनेक्टेड, है ना। सब्सट्रैक्टर मतलब ज़मीन से कनेक्टेड, ये ज़मीन से कनेक्टेड होती है। इसमें देखिए वन इनपुट हो, नहीं इसमें भी टू इनपुट्स होते हैं, लेकिन वन इनपुट क्या होता है, यहाँ पे देखिए वन इनपुट ऐसे होता है। तो ये जो फिगर है ये है। नेक्स्ट जो था ये तीसरा था, क्या था, तीसरा था ओप एम्प एज इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर इसमें मुख्यतः क्या होता है, ये देखिए इसमें जो होता है इंटीग्रेटर में मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए इसमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, कैपेसिटर का। बट उसमें क्या था, देखिए सब्सट्रैक्टर में किसका यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर में रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता था, लेकिन यह जो है इसमें ओप एम्प एज इंटीग्रेटर में क्या किया जाता है, इसका कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। ओप एम्प एज इंटीग्रेटर होता क्या है, तो यह होता है इंटीग्रेटर सर्किट, एक ऐसा सर्किट है जो क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को, इंटीग्रेटर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है ना, सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और वह आउटपुट सिग्नल जो होता है इनपुट का इंटीग्रेटर होता है। यह जो आउटपुट सिग्नल है ना, इनपुट का क्या होता है, इंटीग्रेटर होता है। यानी समझ में आ गया कि यानी यह जो पॉइंट मिलेगा वह इनपुट भी सेम रहेगा, है ना,
यानी यह जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा, इसे कहते हैं हम इनपुट का इंटीग्रेटर होगा। ठीक है, ओपैम्प एज एडर। नेक्स्ट जो है वो है ओपैम्प, यानी चौथा पॉइंट से है ओपैम्प एज सब्स ये डिफ्रेंशिएटर। ओपैम्प एज डिफ्रेंशिएटर। ओपैम्प एज डिफ्रेंशिएटर क्या है? ओपैम्प एज डिफ्रेंशिएटर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटर। इसका यूज़ क्या होता है? अगर हम इनपुट सिग्नल पर दिए गए सिग्नल जो दिया जाता है, सिग्नल इस पे सिग्नल से दिया, ठीक है, वह सिग्नल को क्या करता है, आउटपुट पर डिफ्रेंशिएशन करने से मिले जो हम मिलता है, ठीक है नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, क्या दिया, इनपुट सिग्नल दिया, वह सिग्नल आउटपुट पर डिफ्रेंशिएटर के रूप में मिले। डिफ्रेंशिएशन का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग 12th किए होंगे तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेटर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन, इसका जो इनपुट होता है वह आउटपुट पर अगर डिफ्रेंशिएटर के रूप में मिल जाए तो इसे ही कहते हैं हम ओपैम्प एज डिफ्रेंशिएटर, ठीक है। और इंटीग्रेटर भी मैं बताया था कि ओपैम्प का अगर इस पर जो आउटपुट मिलता है वो इंटीग्रेटर होता है किसका, वो होता है इनपुट का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनपुट जो होता है वो आउटपुट का डिफ्रेंशिएटर होता है, अगर मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएटर कहते हैं, ठीक है। तो बस ओपैम्प एज डिफ्रेंशिएटर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ इसका जो होता है, इसके मुख्य पॉइंट्स होते हैं। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपैम्प को जो 4 भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। पहला जो था ओपैम्प एज एडर था, क्या था, एडर था, ठीक है। फिर क्या था, सबट्रैक्टर था। नेक्स्ट क्या था, इंटीग्रेटर था। और जो चौथा था वो क्या था, देखिए चौथा जो था वो था क्या चीज़, वो था आपका ये डिफ्रेंशिएटर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटर। यानी समझ में आ गया होगा सब। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होता है वो बातें कर ले कि इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म की ओर बातें कर ले कि यह कुछ इम्पोर्टेंट इसके इस टॉपिक्स का है। यानी पहला जो है वो स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव पूछा जाता है कि स्क्वायर वेव क्या होता है, तो यह बता दे जानकारी के लिए कि इफ़ सिग्नल्स हैव गिवन सम पीरियड देन इज नोन एज स्पाइक्स। इसे कहते हैं स्पाइक्स के रूप में होता है। स्क्वायर वेव जो होता है वो स्पाइक्स के रूप में होता है। और स्पाइक्स क्या होता है, स्पाइक्स जो होता है यह सिग्नल, या हम कह सकते हैं इफ़ सिग्नल हैव गिवन सम पीरियड, कुछ समय में जो ये सिग्नल मुझे मिलता है ना, समय में, इकाई समय में, या तो कह सकता हूँ मैं कि जो मिलता है उसे कहते हैं स्क्वायर वेव। नेक्स्ट आता है जो होता है ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगल वेव, ठीक है। यह कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सी पॉइंट आता है वो साइन वेव होता है। कैसा होता है, साइन वेव होता है। ये कैसा होता है, ये कोसाइन वेव इसे कहते हैं। इसे हम देखिए, इसे हम कोसाइन वेव कहते हैं, ठीक है। लेकिन आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें, है ना, ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके मेरा वीडियो, और सभी लोग इस सेशन को देख सके। बिल्कुल फ्री में मैं क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से कंडक्ट हो सके। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी मुख्यतः हम कह सकता हूँ कि यूनिट 2 जो है वह इस लेक्चर के साथ समाप्त हो चुका है ना। यूनिट 2 जो है इस लेक्चर के साथ ख़त्म हो चुका है, और आगे जो पढ़ने वाले वो यूनिट 3 है। और यूनिट 3 से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़
सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।